क्या आपको मांसपेशियों में ऐंठन होती है? क्या आपको मांसपेशियों में गंभीर मोच और दर्द है? तो आपको ये दवा दी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही उपयोगी दवा साइक्लोबेंजाप्रिन पर चर्चा करने जा रहे हैं। साइक्लोबेंजाप्रिन केंद्रीय रूप से अभिनय करने वाली कंकाल की मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं में से एक है। इस दवा की संरचना में 3 छल्ले होते हैं और यह TCAS ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के समान है। हालांकि साइक्लोबेंजाप्रिन आपकी मांसपेशियों पर अतिरिक्त क्रिया करता है। इस वीडियो में आप इस दवा के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जिसमें ये कैसे काम करती है, इसे कैसे लेना है, खुराक क्या है, उपचार के दौरान क्या दुष्प्रभाव देखे जाते हैं और ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण सावधानियां, ये सभी जानकारी शामिल की जाएंगी। संरचनात्मक समानता के कारण ये साइक्लोबेंजाप्रिन TCAS के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार यह नोरेपाइनेफ्राइन के साथ साथ 5-HT जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को रोकता है। भले ही ये दवा मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा के रूप में काम करती है, लेकिन यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अपनी क्रिया नहीं दिखाती है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कार्य करती है। ये दवा थोड़े समय के लिए दी जानी चाहिए, लगभग 2 से 3 सप्ताह। केंद्रीय दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इस दवा का उपयोग थोड़े समय के लिए किया जाना चाहिए। इसी तरह ये दवा किसी भी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकारों के लिए संकेतित नहीं है, जो किसी भी स्पास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, ये दवा सेरेब्रल पाल्सी के लिए संकेतित नहीं है, क्योंकि ये दवा उच्च केंद्रों पर काम नहीं कर रही है, लेकिन ये केवल मोटर न्यूरॉन गतिविधि को कम करती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन दूर होती है। इसलिए इसका उपयोग केवल मस्कुलोस्केलेटल विकारों में सहायक के रूप में स्थानीय मांसपेशियों की ऐंठन के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। ब्रेनस्टेम से न्यूरॉन्स रीढ़ की हड्डी पर समाप्त हो सकते हैं, जो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से मांसपेशियों तक फैल रहे हैं। ये अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स वास्तव में साइक्लोबेंजाप्रिन द्वारा कुछ हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन ये सीधे कंकाल की मांसपेशियों पर काम नहीं कर रहा है। ये ब्रेनस्टेम पर काम करता है, जिससे मोटर न्यूरॉन गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। साइक्लोबेंजाप्रिन 5-HT रिसेप्टर्स के साथ साथ अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर एक विरोधी के रूप में भी काम करता है। साइक्लोबेंजाप्रिन उन दवाओं में से एक है जो SERT नामक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर सकती है। यह एक सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर है, जिसके माध्यम से सेरोटोनिन को फिर से तंत्रिका टर्मिनल में वापस ले जाया जा सकता है। साइक्लोबेंजाप्रिन सेरोटोनिन के इस रीअपटेक को रोकता है। साथ ही ये दवा 5-HT2A रिसेप्टर्स पर एक विरोधी के रूप में भी काम कर सकती है। इस प्रकार ये सेरोटोनिन की गतिविधि को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मोटर गतिविधि में कमी आती है। इसी तरह साइक्लोबेंजाप्रिन फिर से इन नॉपेनेफ्रिन ट्रांसपोर्टरों को अवरुद्ध करता है, ताकि नॉपेनेफ्रिन का पुनः सेवन बाधित हो। यह अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर एक विरोधी के रूप में भी कार्य करता है, जो मोटर सक्रियण को कम करता है। इस तरह साइक्लोबेंजाप्रिन कई तंत्रों द्वारा कार्य करता है। दोस्तों, आइए देखें कि इस दवा को कैसे लेना है। आप साइक्लोबेंजाप्रिन को इमीडिएट रिलीज टैबलेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वे 2 शक्तियों में उपलब्ध हैं, जैसे 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। आप इस दवा को एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, जो 2 शक्तियों में उपलब्ध है, जैसे 15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम। प्रारंभिक खुराक टैबलेट के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि आप इमीडिएट रिलीज टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रारंभिक खुराक 5 मिलीग्राम है, जिसे दिन में 3 बार दिया जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुल खुराक 15 मिलीग्राम है। इस खुराक को धीरे धीरे बढ़ाकर 10 मिलीग्राम किया जा सकता है, जिसे दिन में 3 बार दिया जाता है, ताकि कुल खुराक 30 मिलीग्राम हो। लेकिन जब इसे एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल के रूप में दिया जाता है, तो प्रारंभिक खुराक दिन में 1 बार दी जाने वाली 15 मिलीग्राम से शुरू होती है। प्रभावकारिता के आधार पर खुराक को 30 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है, या तो एकल खुराक के रूप में या विभाजित खुराक के रूप में दिया जा सकता है। दोस्तों, अब इस दवा से जुड़ी सावधानियों पर चर्चा करते हैं। साइक्लोबेंजाप्राइन संरचनात्मक रूप से TCAS के समान है, इसलिए ये TCAS से संबंधित कुछ साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सक्रिय कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे साइनस टैकाकार्डिया हो सकता है। ये रोगियों में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और स्ट्रोक के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। इसी तरह ये दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर सकती है,
जिससे ये रोगियों में कुछ चक्कर आना और उनींदापन पैदा कर सकती है। आपको इसे अन्य सीएनएस अवसाधकों के साथ सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इसलिए जब आप शराब या ट्रामाडोल जैसी दवाओं के साथ साइक्लोबेंजाप्राइन लेते हैं, तो सीएनएस अवसाधक गतिविधि बढ़ जाती है। साइक्लोबेंजाप्राइन मुख्य रूप से यकृत में इसके चयापचय द्वारा शरीर से समाप्त हो जाता है। इसलिए यकृत हानि वाले लोगों को इस दवा से बचना चाहिए। बुजुर्गों में साइक्लोबेंजाप्राइन ध्यान को बाधित कर सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए ये सुरक्षित नहीं है और बुजुर्गों में इसका उपयोग करना पसंद नहीं किया जाता है। ये दवा कुछ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट में से एक आंख पर है। साइक्लोबेंजाप्रिन संकीर्ण कोण ग्लूकोमा को बढ़ा सकता है। यह अंतःस्रावी दबाव को बढ़ाता है और यह कुछ धुंधली दृष्टि भी पैदा कर सकता है। यह कुछ शुष्क मुंह और मूत्र प्रतिधारण पैदा कर सकता है। साइक्लोबेंजाप्रिन सेरोटोनिन सिंड्रोम नामक स्थिति को बढ़ा सकता है। चूंकि ये दवा सेरोटोनिन के पुनःअवशोषण को बाधित करने वाली है, इसलिए यह मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकती है। इसलिए ये दवा चिंता, उत्तेजना, मतिभ्रम, कंपन और अधिक पसीना पैदा कर सकती है। इन सभी लक्षणों को सामूहिक रूप से सेरोटोनिन सिंड्रोम कहा जाता है। SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SNRI, Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor, TCAS, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट और MAO इनहिबिटर जैसे कई एंटीडिप्रेसेंट भी सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ये सभी दवाएं जब साइक्लोबेंजाप्रिन के साथ संयुक्त होती हैं, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम को बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब हम साइक्लोबेंजाप्रिन के साइड इफेक्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मुंह सूखना, चक्कर आना, थकान, कब्ज और जी में चलाना। आपको धुंधला दिखाई देना और नींद आना भी हो सकता है। यह अपच भी पैदा कर सकता है। एक अप्रिय स्वाद भी देखा जाता है। कुछ लोगों को इस साइक्लोबेंजाप्रिन के साथ घबराहट का अनुभव हो सकता है। इनमें से कई साइड इफेक्ट हल्के और अच्छी तरह से सहन किए जाने वाले होते हैं। बेहोशी और नींद पर होने वाले प्रभावों के लिए अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये साइक्लोबेंजाप्रिन के बारे में पूरी जानकारी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वाकई यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण दवा पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।